ठीक है सर। सर, आई हैव डन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम मिरांडा हाउस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम एक 2014 मिनट टू। रुकता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे तो आप हाँ जी। बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे ये चीजें मेंशन नहीं करनी, आपको पता होगा। एक चीज और पूछ रहा था, अच्छा। आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं या लास्ट टाइम भी आपने इंटरव्यू दिया था? नहीं सर, फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, मुझे पता नहीं था, कॉलेज का बताना नहीं है क्या? सर फिर कैसे देना इंट्रोडक्शन? वहां पे आपको कोई भी अपनी, वो वैसे तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, कि आपको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स वहां पे नहीं बतानी है। नाम नहीं बताना ठीक है। है, किस जगह से आते हो, किस कॉलेज में पढ़े हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, ये नहीं बताना है। आप ऐसे बता सकते हैं ठीक कि है। मैंने ग्रेजुएशन इस ईयर में की थी, पोस्ट ठीक है सर। ग्रेजुएशन मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, मतलब ये बता सकते हैं। तो अब स्टार्ट कीजिए। ठीक। ओके सर। Sir, I have done my graduation from 2014 to 17, and after that, I have done MSc Chemistry from 2018 to 2020, and then B.Ed from 2020 to 2022, and I have cleared my HTET in December 2023, and after that, I have started teaching. कहाँ पे टीच कर रहे हैं आप? सर, स्कूल लेवल में 11th 12th के स्टूडेंट्स को। प्राइवेट किसी स्कूल में आप टीच कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो आपने बीएड के बाद टीच करना स्टार्ट किया था या पहले से टीच कर रहे थे? बीएड के बाद। ठीक है, बीएड के बाद आपने टीच किया था। और कोई आप बताना चाहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन? जैसे काफी बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, ऐसा कुछ। हाँ जी सर, नेट नहीं है, गेट है क्वालिफाइड। ओके ठीक है, वैसे पूछेंगे नहीं वहां पे। तो ठीक ठीक है। है सर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं। आप बताइए मुझे, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बताइए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या काम रहता है एनसीईआरटी का? सर, एनसीईआरटी उसके बच्चों के लिए करिकुलम और बुक्स डिजाइन करते हैं सर। ओके, तो टीचर्स के लिए भी कुछ प्लान करती है एनसीईआरटी? हाँ जी सर। सर, एनसीएफ में होता है ये। एनसीएफ क्या होता वहाँ है? पे सर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी जो रिसेंट है वो 2005 का है, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो हाँ जी सर। बताइए आगे। उसमें टीचर्स को एज अ फैसिलिटेटर बोला गया है, हम्म। और एनसीएफ में ही डिसाइड होता है जहाँ पे करिकुलम और सिलेबस सारा। करिकुलम करिकुलम क्या होता है? सर, करिकुलम इंक्लूड्स सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट वाला सिलेबस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। वो करिकुलम एक्टिविटीज बताइए मुझे, दो तीन क्या होती है? तो जैसे बच्चों के लिए डिबेट वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन, स्पीच एंड सम अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स एटसेट्रा, जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए असेंशियल होता है बच्चों को पार्टिसिपेट करना। ओके। तो जैसे एनईपी के बारे में बताइए, एनईपी। सर, एनईपी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम्म। और एनईपी 2020 अभी चल रही है। सबसे जो पहले कब आई थी एनईपी? सर, सबसे पहले तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन इससे पहले वाली एनईपी 1986 थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। एनईपी की जरूरत क्या हमें, क्यों मतलब बार बार ये एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी पड़ रही है? सर, ये जैसे टाइम के साथ साथ कि क्या क्या चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। अभी वाली जो लेटेस्ट एनईपी है उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए बताया है कि एजुकेशन को थोड़ा डिजिटलाइज करना चाहिए हमें। हम्म। जैसे जैसे अब आजकल एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो हम्म। बच्चों के लिए वो उसके लिए सर हमें मॉडिफाई करते रहना पड़ता है चीजों को। अच्छा, तो जैसे उस कि लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें हाँ जी। चेंजेस करने पड़ रहे हैं। हाँ जी सर। आपकी जैसे आपको, आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, और आपकी किसी गांव के गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में आपकी पोस्टिंग आ जाती है। तो वहां ठीक पे है सर। आपको 11th क्लास में एक बच्चा मिलता है जो कि 10th ठीक है। हिंदी मीडियम तक पढ़ के आया हुआ होता है, और ठीक है 11th सर। 12th वो नॉन मेडिकल ले लेता है। फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट वो ले लेता है। उसके ठीक है बाद वो सर। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और आपको उसको टीच करना होएगा। तो हाँ। उसके बारे में जैसे कि
बच्चा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सर पहले तो मैं बच्चे से पूछूंगी कि आपने नॉन मेडिकल अपने इंटरेस्ट से ली है या फिर आपको पेरेंट्स ने या आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपने किसी स्टूडेंट के का कहने इंटरेस्ट पे है, लिया। स्टूडेंट चाहता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा और मेरा ड्रीम है केमिस्ट्री को पढ़ना। बट बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है 11th क्लास की केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि पहले सब कुछ उसने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, अब एकदम से इंग्लिश मीडियम में आ गया है, तो उसको कुछ समझ में हाँ नहीं आ जी। रहा। तो आप एज ए टीचर आप क्या 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 एफर्ट्स लगाएंगे कि वो बच्चा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हो जाए? तो मैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगी। जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो हिंदी की उसको मैं इंग्लिश में बताऊंगी। उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी करने के लिए कि आप घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा करो। हम्म। और मेरे को जब स्कूल में मेरा कोई फ्री पीरियड होगा, बच्चे का कोई फ्री पीरियड होगा, उसमें मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा करवाऊंगी। क्लास में पढ़ाते हुए भी मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं बायलिंगुअल मेथड यूज करूं, ताकि सभी बच्चे कंफर्टेबल हों, फिर धीरे धीरे उसको समझ आने लग जाएगा। ओके। आपके आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा बहुत देर से शरारत कर रहा है, आवाज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सब मैं उससे जो टॉपिक में पढ़ा रही हूँ उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। मैं उसको देखूंगी कि वो ध्यान। हम्म। सर फिर अगर वो बोलिए। नहीं बता। हाँ जी सर। बोलिए बोलिए। अगर वो आंसर नहीं दे रहा है तो मैं उसे बोलूंगी कि आप ध्यान दो। उसकी सीट चेंज कर दूंगी। बच्चे के साथ अगर किसी और के साथ बात कर रहा है तो उसे फ्रंट डेस्क पे बिठा दूंगी। क्या आप इस बारे में नहीं सोचेंगे कि वो बच्चा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आप मतलब आपने बोला कि मैं उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी, लेकिन वो ध्यान हाँ नहीं दे जी। रहा, तो कुछ कुछ रीजन तो रहा होगा, हो सकता है उसको कुछ समझ में ही ना आ रहा हो। हाँ जी सर, पहले मैं उसी से पूछूंगी कि क्या रीजन है, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। हम्म। ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मान लेते हैं, आपको अपने इंटरव्यू में अभी एआई के बारे में बात की थी, आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस। और हाँ मैं जी भी सर। अभी इंटरव्यू लेने से पहले ही एआई के ऊपर काफी पढ़ रहा था, अभी एआई के थ्रू ही केमिस्ट्री के इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ रहा था। तो क्या ओके आपको सर। क्या मतलब फ्यूचर में अगर एक टीचर को एआई से रिप्लेस किया जाए, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री हम्म। पढ़ानी है स्कूलों में, और वहां पे ठीक। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवा दिया जाए एंड डाउट्स के लिए एआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो इससे बच्चों के क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान हो सकते हैं? सर क्लासरूम टीचिंग में तो मुझे ये लगता है कि टीचर्स को हमें रोबोट से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन अगर डाउट्स क्लियर करने के लिए या कहीं और हेल्प करने के लिए वो डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे एक और बताइए कि ये- हाँ हाँ। हाँ जी सर, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा उसका फायदा उठा सकता है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है पढ़ने टेक्नोलॉजी के वाले बच्चे यूज। को कैसे डिफाइन करेंगे आप? टीचिंग में आपने बीएड की पढ़ाई की है, बैचलर्स ऑफ हाँ एजुकेशन जी। में, पढ़ने वाला बच्चे का मीनिंग क्या हुआ? ये तो आम भाषा बात होगी, पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन हाँ हमारी जी जो पेडागोगी थिंग्स है उसमें इसको कैसे हम बोल सकते हैं, पढ़ने वाला बच्चा क्या है? सर, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, पढ़ने वाले को हम बोलेंगे जो कंसिस्टेंट हो, जो रेगुलर हो, जो जिसके अंदर ये इंटरेस्ट हो कि ये काम मुझे करना है, जो फोर्सफुली कुछ ना, जिसको हमें फोर्स ना करना पड़े कि आप ध्यान दो पढ़ाई करो, जो अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट हो। आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक तो ऐसा ही बच्चा हाँ है जी। पढ़ने वाला बच्चा आप जैसे बोल रहे हैं, और एक ऐसा बच्चा जिसका इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री में। तो हाँ जी ऐसे सर। क्या रीजंस आपको लगते हैं कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अच्छा कर रहा है, और एक बिल्कुल हाँ। इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि बताइए। उस हो सकता है ये सब्जेक्ट उसको पहले से पसंद ना हो, कि मे बी उसकी प्रीवियस क्लास में उसके अच्छे नंबर ना आ रहे हो, तो ये रीजन हो सकता है कि उसने अपने मन में ये रख लिया हो कि ये तो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है और ये कभी आ ही नहीं सकता। तो एज अ टीचर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका इंटरेस्ट डेवलप करूं, उसका इंटरेस्ट बिल्ड करूं, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स दूं। यस। यस प्लीज, और अभी कोई एक डेली लाइफ का एग्जांपल दीजिए मुझे, जिससे कि मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो, उस बच्चे का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप सर फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो उसमें मुझे शेप्स और स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने होंगे। तो मैं जो उनको क्लास में जो भी वो चीजें देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्क्वायर पिरामिडल समझाना है तो हो। मैं फैन के एग्जांपल से थोड़ा उन्हें बता सकती हूँ
कि नहीं, फैन में इससे डेली लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे सेप और ये पढ़ने से? क्योंकि अगर हम देखा जाए मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, केमिकल्स हमारे पास हैं, हमें तो सेप दिखते ही नहीं है, एक अननोन जिसको केमिस्ट्री का नहीं पता, सेप का नहीं पता। तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल क्या हो, इससे कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा? इससे तो कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा बच्चे का। सर थोड़ा सा कि बुक्स के अलावा उनको थोड़ा पता चल सकता है कि बुक्स दिखा के, और इस टॉपिक में तो कोई डेली लाइफ का नहीं हो सकता है, लेकिन लैब में जब कुछ हम कराते हैं, या फिर जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि NaCl का हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, हम्म हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो वो सील जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। हम्म और हम्म। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हुए कि हमारे ठंडे घर में पानी की। हमारे घर में कोई केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री जो हमारे घर में हो रहा हो, है ना, हाँ जैसे जी। एक बच्चा है उसको घर जाके बताना है अपने पेरेंट्स को, जी आज है ना हमने ये टॉपिक पढ़ा था और घर में ऐसे इसका ये एक एग्जांपल है, कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सके? जो लेटेस्ट चीज मैं अभी सोच पा रही हूँ कि जैसे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत हम देखते हैं कि ये महाकुंभ में जो बहुत सारे साधु बाबा होते हैं, ये ना उबलते हुए दूध से ये नहा लेते हैं, मतलब हमें ऐसा दिखता है कि उबलता हुआ दूध है। हम्म। तो ये मैं इसके लिए मैं बच्चों को बताऊंगी कि ये उबलता हुआ दूध नहीं है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे दूध के अंदर अगर आप कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हो तो वो उबलने लग जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो हमें वो देखने में ऐसा लगता है कि ये उबलता हुआ दूध है, ये फिर भी जल नहीं रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसे कुछ। अभी हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? सॉरी सर, हरियाणा क्वेश्चन के नहीं सुना। हरियाणा के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री कौन है? सर सॉरी, मुझे नहीं पता। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी, श्री वो नायब सिंह सैनी। वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुन के आए हैं? अ, उनका एरिया कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र होता है ना सभी का, कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं जिसको। अच्छा सर, शायद करनाल, मुझे पता नहीं है सर। हाँ, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं जैसे कि हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 21। 21 है या 22? सर 22 है, अभी रिसेंटली कुछ बढ़ाए थे सर। रिसेंटली 21 से 22 में कुछ कैसे बढ़ गए? तो मतलब ये मुझे सही सबसे, पक्का नहीं है। हाँ, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो शिवालिक पहाड़ों की रेंज है, हाँ। वो किस रीजन में आती, किस डिस्ट्रिक्ट से लगती हुई है? सॉरी सर, नो आइडिया। ठीक है, ओके। तो अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो हाँ सबसे जी पहले सर। आप मुझे डबल सोल्ट के बारे में बताइए, व्हाट इज डबल सोल्ट? सर डबल सोल्ट्स वो सोल्ट होते हैं कि जिनको अगर हम आ, किसी भी सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मोर सोल्ट इज अ डबल सोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4NH4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये Fe2 प्लस NH4 2 प्लस आयंस, SO4 2 माइनस आयंस, तो ये टोटल 5 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या KCl, ओनली KCl एक डबल सोल्ट हो सकता है? सो ओनली KCl डबल सोल्ट नहीं हो सकता सर, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों नहीं हो सकता डबल सोल्ट? डबल सोल्ट मतलब कौन हो सकते हैं? सर डबल सोल्ट इसके साथ पोटेश अलम होगा सर, KCl का डबल सोल्ट, उसके साथ और भी आयंस होंगे जो जुड़े हुए होंगे उसके साथ, और वर्ड कुछ आता है वाटर। मोलिकुलर एडिशन कंपाउंड, मोलिकुलर एडिशन सोल्ट। क्या सर? मोलिकुलर एडिशन सोल्ट। अच्छा, ये क्या होता क्या है? डबल सोल्ट एक मोलिकुलर एडिशन सोल्ट है या फिर सिंपल सोल्ट है? सर सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट मॉलिक्यूलर एडिशन सोल्ट, ये मैंने सुना नहीं है पहले। कोई भी मुझे एक फ्लेक्सीडेंटेंट या फ्लक्सोनियल लिगेंड का एग्जांपल दीजिए। सर NO2 माइनस NO2 एंड माइनस। SC। हाँ जी, ये SCN। फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सीडेंटेंट लिगेंड? सर फ्लेक्सीडेंटेट फ्लेक्सीडेंट एंड को हम, फ्लक्सोनियल एक ही मीनिंग इन दोनों।
सो ये मैंने आपको एम्बीडेंटेट का एग्जांपल बता दिया है गलती से। हम्म। फ्लक्सोनियल का मतलब है कि जो अपनी हेप्टेसिटी को चेंज करता रहे, जैसे अलाइल है और बेंजाइल है ये। एक वर्ड आपने है, यूज किया हेप्टेसिटी, और एक होता है हाँ वर्ड जी, डेंटिसिटी। व्हाट्स द हाँ डिफरेंस इन जी। दोनों में? क्या डिफरेंस है डेंटिसिटी और हेप्टेसिटी में? सर डेंटिसिटी तो हम लिगेंड्स के लिए यूज करते हैं, कि जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, जिससे हम ये बताते हैं कि ये सेंट्रल मेटल एटम से कितने एटम से जुड़ सकता है। एंड हेप्टेसिटी? और हेप्टेसिटी सर, हेप्टेसिटी में ये होता है कि एक साथ वो कितनों से कर सकते हैं। जैसे अलाइल होता है तो ईटा वन अगर वो है, ईटा वन हेप्टेसिटी अगर शो कर रहा है, तो वो एक ही साइड से जुड़ सकता है। और अगर वो अपना एक और बॉन्ड भी यूज करता है तो वो तीनों एटम से जुड़ सकता है। वो एटम्स कितने यूज कर रहा है खुद के। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? सर आई एम नॉट श्योर बट मे बी सर वर्नर। क्यों 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 फादर ऑफ और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं उनको? सर उन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। हम्म। उन्होंने कुछ सीरीज ली थी कंपाउंड्स की, जिससे उन्होंने हमें काफी शेप्स, कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। हम्म। और उन्होंने स्टार्ट किया था प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब उनकी थ्योरीज में है जो उन्होंने बताया है। ओके। इसके बाद सीएफटी से मैं रिलेटेड, सीएफटी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आई। जैसे वीबीटी की लिमिटेशंस थी, फॉर एग्जांपल वो कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पा रही थी, ठीक है। और बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, हम्म। और जॉन टेलर डिस्टोर्शन के बारे में नहीं बता पा रही थी। तो सीएफटी के स्टॉप स्टॉप असम्पशंस थे। स्टॉप, आपने तीन वर्ड यूज किए हैं, कलर, स्पेक्ट्रा एंड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तीनों को एक ओके सर। एक एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे सीएफटी ने हेल्प की, या ये होते क्या है, एक्सप्लेन। सर जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है जो कंपाउंड में, सो फर्स्ट ऑर्डर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पहले, कि अगर ऑर्बिटल्स जब स्प्लिट होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं। इफ ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली फिल्ड, तो वो अपने आप को, मॉलिक्यूल अपने आप को डिस्टोर्ट करता है इन ऑर्डर टू गेन सम स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए वो थोड़ा सा डिस्टोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टू प्लस के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉपर टू प्लस इज D9। तो उसका अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो वहां पे Eg ऑर्बिटल विल बी अनसिमेट्रिकली फिल्ड। तो ये जेड इन जेड आउट ऐसे डिस्टोर्शन शो कर सकता है। एक कंपाउंड कॉपर है प्लस टू जेड इन होता है या जेड आउट होता है? से जेड आउट होता है। जेड आउट होता है, कैसे पता लगता है जेड इन और जेड आउट का? तो जेड इन और जेड आउट का पता चलता है कि जब हम उसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाते हैं, तो ईजी ऑर्बिटल में ऊपर एक ऑर्बिटल में ही एक इलेक्ट्रॉन है। जेड तो आउट जब को वो जेड आउट को समझाइए, जेड आउट क्या होता है? तो जेड आउट फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का, तो उसके जो दो वो बॉन्ड्स हैं, एक्सियल जिसको हम बोलेंगे, उन वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते ऑक्टाहाइड्रल हैं। में तो और एक्सियल जैसा कुछ होता नहीं है इनिशियली तो। हाँ जी सर, इनिशियली नहीं होता है, लेकिन जेड आउट कॉम्प्लेक्सेस में ये होता है कि वो जो बॉन्ड्स होते हैं जो टुवर्ड्स जेड एक्सिस अलोंग होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी लेंथ आपको बहुत ज्यादा एक्सिस का होती कैसे है। पता लगेगा कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं? सर जब जेड आउट कॉम्प्लेक्स होता है तो हम्म। उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में आते हैं। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की डायरेक्ट अप्रोच होती है लिगेंड्स के साथ, तो वो ज्यादा रिपेल होते हैं, रिपल्शन की वजह से होता है ऐसा। जो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एक कलर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कोई थ्योरी है कुछ उसके बारे में बताइए। सर कलर को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो कलर हम देख रहे हैं किसी भी कंपाउंड का,
वो एब्जॉर्ब जो कर रहा है तो उससे ऑपोजिट उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर फिर किसी ने ब्लू हम कलर को एब्जॉर्ब किया तो वो कैसा कलर दिखाएगा? सब वो कलर व्हील बना के विबग्योर में जो हम्म। बी के ऑपोजिट कलर होगा हम्म। वो उसको शो करेगा। और फिर लिगेंड्स क्रिस्टल फिल जो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम लिगेंड्स का ऑर्डर देखेंगे कि कौन से कम एनर्जी के हैं कौन से ज्यादा के, फिर हम रिलेट करेंगे कंपाउंड्स को। ओके। सिस्प्लेटिन के बारे में सुना आपने? हाँ जी सर। क्या होता है सिस्प्लेटिन? तो ये एंटी कैंसर ड्रग है। अच्छा। तो क्या हाँ जी सर। मतलब इसका क्या फार्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है? सर सिस कंपाउंड होता है प्लेटिनम का, PTNH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। ओके। तो हाँ आपने यहाँ जी पे सर। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है ये वाला कंपाउंड? यस सर, ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर इसका होता है तो ये सिसो ट्रांस दो शो कर सकता है। अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड होता प्लेटिनम NH3 4, ओके, या फिर कोई ऐसा हाँ। कंपाउंड मुझे टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता चारों के चारों लिगेंड एक जैसे होते हैं जिसको कि मैं हाँ। MA4 टाइप का बोल सकता हूँ। ओके। ओके सर। तो क्या ये ओके सर। ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है। तो हम्म। सभी लिगेंड्स की पोजीशन एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट सेम रहती है तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल। मैं टेट्राहेड्रल ही कंपाउंड रखता हूँ और चारों लिगेंड को डिफरेंट कर देता हूँ तो क्या अब पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की? नो सर। क्यों? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं है क्योंकि लिगेंड्स को आप किसी भी तरह में अरेंज कर दो उसका कुछ चेंज नहीं होएगा, उसका स्ट्रक्चर सेम ही ज्योमेट्रिकल रहेगा। आइसोमर का मतलब क्या समझते हैं आप? सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर है? नहीं है सर। बोलिए बोलिए। स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है सर, ये स्टीरियो आइसोमर है कि जिसमें स्पेस में एटम्स की कनेक्टिविटी। स्टीरियो आइसोमर में और स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है? सर स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि स्पेस में एटम्स की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ कैसे है, उनकी हम्म। शेप्स स्पेस में कैसे है। हम्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर में एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफर होती है, एटम टू एटम बॉन्डिंग चेंज होती है। ठीक है। ओके। अब मैं बात करता हूँ आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक के रिलेटेड, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। E1 CB एक कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, एक्सप्लेन E1 हाँ जी CB मैकेनिज्म। सर, E1CB is conjugate base mechanism. E1CB stands for conjugate base, कि जहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट है हमारे पास जहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हेलोजन है, तो जो बेस होगा रिएजेंट वो उसके बीटा का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दैट विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस पहले पहले अनायन। बीटा का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर पहले लिविंग ग्रुप जाएगा? नहीं सर, ये कॉन्जुगेट प्रोसेस होता है जिसमें वो पहले वो अनायन कॉन्जुगेट अनायन बनेगा, फिर वो जो अनायन बनेगा वो लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर E1 CB साइमल्टेनियस। E1 CB रिएक्शन के लिए हमारे पास लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए जिसकी काफी अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप हो, मॉडरेट हो, कैसा हो लिविंग ग्रुप? सर लिविंग ग्रुप पुअर हो, मतलब कि जो ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से उसका एडजेसेंट हाइड्रोजन रिमूव करना इजी हो बेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन और आयोडीन में से ऑप्शन है तो फ्लोरीन विल बी बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू आयोडीन, आपने ये कहा? सर इस क्वेश्चन के लिए अगर इवन सीबी मैकेनिज्म से हमें प्रोसीड करना है तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम्म। उसका एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करना इजी होगा एज कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है। तो हाँ जी सर। हम्म। अगर यहाँ पे आपने रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो आप मुझे बताइएगा SN2 मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर SN2 is a bimolecular nucleophilic substitution reaction, and bimolecular stands for it that it is it follows second order kinetics, ओके। और
यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एंड द सबस्ट्रेट दोनों ही अफेक्ट करते हैं इसके रेट को। और ये फर्स्ट वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब देयर इज साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाया ट्रांजिशन स्टेट। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है ट्रांजिशन उसके स्टेट थ्रू। क्या होती है? सर ट्रांजिशन स्टेट इज 5 मतलब वेयर कार्बन इज बॉन्डेड टू 5 एटम्स, जहाँ पे अगर कहीं पे जो हम्म लिविंग, ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है सर, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती है। लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। इसको हम जो लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है हम उसको डैश से शो करते हैं, मतलब वो निकल रहा है और बहुत फास्ट होता है ऐसा। एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक इंटरमीडिएट होता है। हाँ जी सर। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या लिंक होता है? सर इंटरमीडिएट्स होते हैं हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन, कार्बो आनायन, फ्री रेडिकल्स एक्सेट्रा। एंड ट्रांजिशन स्टेट, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज 5 मेंबर्ड sp3d hybridization state which is very less stable. It exists for a very less time. ओके। डीएमएफ आपने सुना होगा, डीएमएफ एक सॉल्वेंट होता है। हाँ जी सर। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सॉल्वेंट का भी कोई रोल रहता है? हाँ जी सर। डीएमएफ की फुल फॉर्म बताइए। सर मेरे को अभी बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हाँ एग्जांपल। जी सर। सर ये मेरा अभी बिल्कुल स्किप हो गया, पता था मुझे, अभी बिल्कुल ध्यान नहीं आ नो प्रॉब्लम। रहा। ओके। एसिन 2 में यूज होता है सर ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक वर्ड आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी सर। क्या मीनिंग होता है इसका? सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट आर है तो हम्म प्रोडक्ट बनेगा वो एस कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा। मतलब जहां से लिविंग ग्रुप निकला है उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री पे एम्प्टी और वाइटल होता है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली होता है। तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट। फिर अगर जो मेरे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, CH3 है, CH2 एक Cl और एक F है, और वहां पे मुझे OH नेगेटिव का अटैक करवाना है, तो आपने हाँ जैसे बोला एग्जैक्ट 180 डिग्री के अपोजिट आता है, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो 180 डिग्री के एंगल पे दो लिविंग ग्रुप या दो एटम्स होते ही नहीं। सर लिविंग दो एटम्स नहीं होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल सीएल है तो हम्म, सीएल के ऑपोजिट कोई और ऑर्बिटल खाली होगा ना, एम्प्टी ऑर्बिटल। हम्म, ठीक है। और सर हाँ जी। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो अब मुझे ऑर्डर के बारे में बताइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? सर ऑर्डर मींस जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की पावर का सम होता है क्या उसको ऑर्डर हम नेगेटिव ऑर्डर हो बोल। सकता है? ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव सर। नेगेटिव नहीं हो सकता ऑर्डर। फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शनल। सर हो सकता है, अगर पार्शियल ऑर्डर हम देखें कि अगर ऑर्डर बताना है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन रिएक्टेंट तो इट कैन बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल आल्सो बोथ। रिएक्शन है मेरे पास, 2A+B गिव C, 2A+B गिव C। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ओके रिएक्शन? सर ऑर्डर हम सिर्फ मॉलिक्यूलैरिटी को देख के नहीं बता सकते। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन ये है तो इसका ऑर्डर 3 होगा। अदरवाइज विदाउट मैकेनिज्म वी कैन नॉट टेल द ऑर्डर बिकॉज इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना। ओके, कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर पाए। सर लैब में हम टाइट्रेशंस करते हैं विदाउट लैब, जिससे। थ्योरेटिकली बताइए। तो थ्योरेटिकली अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलैरिटी हमें को नहीं पता देख के। मोलिकुलैरिटी क्या होती है, हमें नहीं पता एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, फिर हम ऑर्डर का कैसे पता करेंगे? सर अगर मैकेनिज्म गिवन है तो हम बता मैकेनिज्म सकते गिवन नहीं हैं। है, और उसके अलावा मेथड बताइए। कोई सर कुछ न्यूमेरिकल आपके रिएक्शन। पास, कोई आपके पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपके एग्जाम में, आप पढ़ा रहे हो, आपकी बुक में आ जाता है, उसको देख हाँ के जी वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, कुछ डिटेल्स होंगी लेकिन ऑर्डर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो सर आप रेट कौन कौन। से ऑर्डर के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे?
सर फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को हम देख के ऑर्डर का पता लगा सकते हैं यस, क्वेश्चंस में। तो बताइए रेट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? तो मोल पर लीटर होल पावर 1 - n second inverse where n stands for order of reaction। व्हाट इज लाइफ टाइम? लाइफ टाइम मतलब कोई स्पीशीज कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, ओके। उसको उसका लाइफ टाइम उतना फर्स्ट है ऑर्डर उस। रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम क्या होता है? सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम होगा कि वो रिएक्टेंट 100% उसमें प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, वो कब कंप्लीट होगा। एग्जैक्ट कोई फार्मूला सर है जो लाइफ टाइम के फर्स्ट ऑर्डर की सर काइनेटिक्स के लिए? सर अगर हमें गिवन है कि अगर आपको हाफ लाइफ टाइम बताना है नहीं, तो लाइफ हम। टाइम। सर लाइफ टाइम वही फिर वो गिवन होगा क्वेश्चन में कि कितना लाइफ टाइम आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो T 99%, इट मींस 99% ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड, तो वो कितने टाइम में होगा हम उसको यूज कर सकते हैं एनी उसके एग्जांपल फॉर्म। ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स? यस सर, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर। ओके। रेडियो एक्टिविटी किस ऑर्डर में हम जनरली पढ़ते हैं? सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके। व्हाट इज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं वेयर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, कि जो फॉर एग्जांपल ए गिव्स बी एंड देन बी गिव्स सी, जो इसमें बी है ना इंटरमीडिएट, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसका रेट दैट इज डीबी बाय डीटी, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर ए से बी का रेट कांस्टेंट अगर K1 है और B से C का K2 है, तो इफ K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 देन वी कैन अप्लाई SSA इन दैट सिचुएशन। ओके। हाँ जी यहाँ सर। पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कोई व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? सर दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। हाँ जी And सर। अगर आपको तीन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है और हर एक रिएक्शंस का आपको प्रॉपर मैकेनिज्म आपको गिवन है, और हाँ जी। एक स्टेप वहां पे मेंशन किया गया है कि स्टेप नंबर 2 इज आरडीएस, हाँ जी सर। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सर जो RDS की मॉलिक्यूलैरिटी होगी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द व्हाट इज रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी? Total number of atoms or molecules or ions that are simultaneously taking part in the मोलिकुलैरिटी reaction. क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी डिफाइन हो सकती है? नो सर, मोलिकुलैरिटी का सिग्निफिकेंस सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या कॉम्प्लेक्स होती है? सर जो वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं। उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जी फॉर एग्जांपल। क्या मोलिकुलैरिटी जीरो हो सकती है? नो सर। मोलिकुलैरिटी क्या नेगेटिव हो सकती है? नो सर, इट कैन ओनली बी नेगेटिव नंबर। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या दैट होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव प्रोडक्ट। Okay. हाँ जी सर।